ओके, सो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अरे अभी अपनी आबादी कम हो रही है क्या? आज तो 3 ही लोग ज्वाइन हो गए। क्या बात क्या है? क्या हम रास्ता चूक गए हैं या व्हाट इज रॉन्ग? व्हाट इज रॉन्ग? आई डोंट नो। भटक गए हम कहीं? सर कुछ लोग तो ट्रैवलिंग में हैं। अरे लेकिन जब हमने डेट तय किए थे तो उसका कुछ नियोजन करना चाहिए ना कि हमको फलाना टाइम पे मीटिंग में ज्वाइन होना है। देखो, ऐसा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम बहुत कम मिलते हैं। घिसे पीटे रास्ते पर जो चलते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गलत है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। आपको अगर टेंजेंशियल रेडिकल उसमें चेंज लाना है तो उसके लिए क्लैरिटी चाहिए, और वो क्लैरिटी बात सुन के, समझ के, पूछ के, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवत गीता में कहा है ना, प्रश्न पूछो, विनम्रता से प्रश्न पूछो। लेकिन मुझे विनम्रता से नहीं पूछेगा तो भी चलेगा, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा तो भी मैं जवाब दूंगा। सर अभी जो वीडियो आज का है उसमें ये बताया गया ब्लड कोलेस्ट्रॉल का फूड कोलेस्ट्रॉल से कोई लिंक ही नहीं है। यस, ये लिख लो तो आप, इसको ये बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट। हाँ सर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन एग्जांपल के थ्रू अगर अपन। रजनी साहू कौन है? रजनी साहू? सर मैं हूँ रजनी साहू सर। मैंने क्लास तो ज्वाइन किया था पर बाहर थे, इस वजह से आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे। हाँ, तो आज ज्वाइन हो रही है आप? हाँ सर, मैंने फर्स्ट डे ओरिएंटेशन में ज्वाइन किया था और आज ज्वाइन किया है। ओके ओके, क्योंकि नाम भी थोड़ा मेरे को सुना सुना सा नहीं लगा, देखा तो। लेकिन आपने वीडियो ऑन क्यों नहीं किया है? वीडियो ऑन करो ना। वीडियो ऑन नहीं किया, भी कर लेगा सर। ओके, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और बाकी सारे वीडियो अपने रिकॉर्डेड है, तो सर से आप वो उनके लिंक ले लेना और पढ़ लेना सारे। ठीक है सर, थैंक यू। और अगर कुछ उसमें से डाउट है तो आप हाँ। पूछ सकते हो। आगे 2-4 दिन जो अपना कोर्स चलेगा उसमें आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैंने अच्छा। स्टार्टिंग की कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर पाई। मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए बाहर गई हुई थी। हाँ, तो इस वजह से मैंने कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया। नहीं वही तो कह रहा हूँ, सारे क्लासेस रिकॉर्डेड है हमारे। तो हाँ। 1-2-4 दिन में वो भी समय निकाल के आप देख लेना। और कुछ डाउट है, बात नहीं समझी, तो आगे 2-4 सेशंस है। और कपिल सर से कहूंगा मैं, एक आध सेशन बढ़ाओ, एक्सटेंशन दे दो हमको। तो हाँ सर, जरूरी है। हाँ, एक आध सेक्शन एक्सटेंशन ले लेंगे कपिल सर से, तो बात बन जाएगी। ओके, हाँ थैंक यू आकांक्षा, सर। तुम्हारा क्या सवाल है, पूछो जरा। ब्लड कोलेस्ट्रॉल का फूड कोलेस्ट्रॉल से कोई लिंक नहीं है, तो इसको हम कैसे एग्जांपल के थ्रू और बेहतर समझ सकते हैं? जी, हम जो कोलेस्टेरॉल खाते हैं उसमें से 50% कोलेस्टेरॉल फेसेस, मतलब शौच विष्ठा से शरीर से बाहर निकल जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो कोलेस्टेरॉल हमारे शरीर में एब्सॉर्ब होता है उसकी मात्रा समझ के अपनी बॉडी, मतलब बॉडी विजडम डिसाइड्स हाउ मच कोलेस्टेरॉल टू बी प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज्ड और मैन्युफैक्चर्ड, जो भी आप समझो। तो आपको मान लो 10 यूनिट्स कोलेस्टेरॉल की जरूरत है, और अगर आप 10 खाते हो तो 5 तो वैसे निकल जाएगा शरीर से, और 5 ही अंदर जाएगा, शरीर में अब्सॉर्ब होगा। तो 5 की जो शॉर्टफॉल है वो अपना शरीर अपने से बना लेगा। ओके, अब सवाल ये है कि किससे बनेगा वो? कोलेस्टेरॉल क्या है? क्या बेसिकली व्हाट इज कोलेस्टेरॉल? फैट। कोलेस्टेरॉल इज बेसिकली अ फैट। अब ये जो फैट है वो किससे बनती है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपका क्या अंदाज है, आपका गेस क्या है?
आपको जवाब मालूम नहीं होगा तो गेस तो कर सकते हो ना। आप जो कोलेस्ट्रॉल शरीर में होता है उसको शरीर तैयार करता है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल क्या होता है? जैन, एनी आइडिया? सर आपने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे इसमें कि शुगर से बढ़ता है। जो वीडियो में मैंने देख सुना अभी, आपने उसमें शुगर का नाम लिया था। हाँ, शुगर मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज। ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल में। तो उसका मतलब ये है कि कोलेस्ट्रॉल खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, ग्लूकोज खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और ग्लूकोज खाना उसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट खाना। तो अगर किसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, अब मैं एक आपको सवाल पूछता हूं, आप में से मांसाहारी कौन कौन है? हाथ ऊपर करिए जरा। जैन, तुम मांसाहारी हो? नहीं सर, प्योर वेज हूँ। अच्छा, बाकी भी सारे वेज है? एवरीबडी इज वेज? ओके। तो मैं वेजिटेरियन हूँ सर। हाँ, आप भी वेजिटेरियन है? हाँ प्योर सर, बस अब अरे कुछ दिनों चलो, में। सब तो बिल्कुल सात्विक और ओके भाविक लोग है, नो प्रॉब्लम। अब मेरा आपको सवाल ये है, क्या आपके शरीर में कोलेस्टेरॉल है? पक्का है कि डाउट है? है। पक्का है पक्का है, ओके। कोलेस्टेरॉल बेसिकली प्राणिज पदार्थ में होता है, यानी मांस, फिश, अंडे और थोड़े प्रमाण में मिल्क, क्योंकि वो प्राणिज है ना, माइनर। अगर मांस नहीं खाते हैं तो आपके शरीर में कोलेस्टेरॉल आया कहां से? अगर कोलेस्टेरॉल से शरीर का कोलेस्टेरॉल बढ़ता है तो आप कोलेस्टेरॉल खाते ही नहीं हो, आपका कोलेस्टेरॉल इंटेक प्रैक्टिकली 0 है। ये आप मानते हो कोलेस्टेरॉल? क्योंकि किसी भी शाकाहारी पदार्थ में कोलेस्टेरॉल होता ही नहीं है। ये बात आप लिख लो आपके नोटबुक में। किसी भी शाकाहारी पदार्थ में कोलेस्टेरॉल होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो 0.000001% होगा। नगण्य बोलते हैं ना, उसकी गणना नहीं करना है, इतना कम होता है। मान लो होता ही नहीं है। अगर जिंदगी में आपने कोलेस्टेरॉल खाया ही नहीं है तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहां से आया है? पहला सवाल है मेरा। और आपका जो सिटी है, अभी ये मुझे पता है जैन झांसी में रहता है, कंचन आगरा में रहती है ना? कहाँ रहते हो कंचन? सर वैसे बनारस में रहते हैं लेकिन अभी आगरा में। हाँ। और तुम जयपुर में रहती हो अंक्षा? जी सर। और रजनी तुम कहाँ रहती हो? सर मेरे वाराणसी, जौनपुर। वाराणसी। तो अपने अपने सिटी में ना एक सर्वे करा लो, किसी भी हार्ट के ऑपरेशन जहां होते हैं ना, उस हॉस्पिटल में जाना, और जिनको हार्ट अटैक आया है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, उसमें से देखो कितने लोग वेजिटेरियन है और कितने लोग नॉन वेजिटेरियन है। तो आपको खबर पड़ेगी कि जो वेजिटेरियन है उनको भी हार्ट अटैक आता है। अगर वो कोलेस्ट्रॉल खाते ही नहीं है तो इतना कोलेस्ट्रॉल जिससे हार्ट अटैक हो, इतना कोलेस्ट्रॉल आता कहां से? इसका तात्पर्य सिंपल है, आपका कोलेस्ट्रॉल खाना और खून में कोलेस्ट्रॉल होना, उसका आपस में कोई मेल नहीं। आपका कार्बोहाइड्रेट खाना, आपका चपाती खाना, आपका रोटी खाना, आपका शुगर खाना, इससे वो कनेक्टेड है, कोलेस्ट्रॉल से नहीं कनेक्टेड है। सर रोटी में भी कार्ब्स होते हैं? 100%। क्या बात कर रही हो यार? सारा संसार कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है एक्सेप्ट नॉनवेज। नॉनवेज में 0% कार्ब रहता है। मांसाहार में ऑलमोस्ट 0% कार्ब रहता है, मान लो। उसमें सिर्फ फैट और प्रोटीन
ये जो मैक्रो एलिमेंट बोलते हैं ना, मैं माइक्रो की नहीं बात कर रहा हूँ, मैक्रो एलिमेंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये मैक्रो एलिमेंट है। तो नॉनवेज में प्रोटीन और फैट रहता है, और वेज में फैट मतलब कोलेस्टेरॉल नहीं रहता है, फैट रहता है, क्योंकि वो नट्स में फैट रहता है ना, बादाम में फैट रहता है, मूंगफली में फैट रहता है, तो फैट एंड प्रोटीन उस पर रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, लेकिन कोलेस्टेरॉल नहीं रहता उसमें। तो अगर आपका कोलेस्टेरॉल बढ़ा हुआ है, पहले तो मैं कहूंगा जो व्यक्ति 7.4 से जुड़ा हुआ है, वो कोलेस्टेरॉल बढ़ने से पहले डरना नहीं, बेसिकली, क्योंकि हार्ट का जो प्रॉब्लम है, हार्ट की जो समस्या है, वो कोलेस्टेरॉल से नहीं तैयार होती है, बनती नहीं है, होमोसिस्टीन और इंसुलिन से तैयार होती है। तो कम करना ही है तो होमोसिस्टीन और इंसुलिन कम करो, कोलेस्टेरॉल के पीछे मत दौड़ो। 200 है ठीक है, 250 है ठीक है, 250 है ठीक है, 300 है ठीक है, 350 है ठीक है, आप चिंता मत करो हो। लेकिन अगर आपका होमोसिस्टीन 10 है, ये चिंता का विषय है। अगर आपका होमोसिस्टीन 20 है तो बहुत ही चिंता का विषय है, और अगर आपका होमोसिस्टीन 50 है, 60 है, तो मेरी दृष्टि में आप तो एकदम क्रिटिकल हो। आपका इंसुलिन अगर 5 है तो मैं कहूंगा ठीक ठाक है, आपका इंसुलिन 15 है तो चिंता का विषय है, आपका इंसुलिन 20 है, बहुत चिंता का विषय है, आपका इंसुलिन 30 है तो आप क्रिटिकल हो। सारा देखने का अंदाज ही बदल डालो। वो मैं उस कोलेस्टेरॉल को ना बेचारा कोलेस्टेरॉल कहता हूं। बेचारा क्यों? आर्टरी को डैमेज होमोसिस्टीन करता है, फ्री रेडिकल करता है, कॉस्टिक सोडा करता है, जो आपके बिस्किट में, केक में, बेकरी प्रोडक्ट में होता है, उस पर मैं आऊंगा एक दिन। इंसुलिन से होता है। डैमेज कौन करता है? ये मंडली सब डैमेज करती है, और डैमेज करने के बाद उसको ठीक करने की कोशिश में वो कोलेस्टेरॉल वहां जमा होता है, और हम सजा किसको देते हैं? कोलेस्टेरॉल को। मराठी में एक कहावत है, चोर सोडून संन्याशाला बळी। जब आप मुझसे जुड़े ही हो तो थोड़ा थोड़ा मराठी भी सीख लो। थोड़ी बात समझ में आई मैं क्या बात का? चोर सोडून संन्याशाला बळी, यानी चोर को छोड़ दिया और जो बेचारा सन्यासी था उसको फांसी लटकाया। मतलब होमोसिस्टीन को छोड़ दिया, इंसुलिन को छोड़ दिया, फ्री रेडिकल को छोड़ दिया, कॉस्टिक सोडा को छोड़ दिया, सोडियम बेंजोएट को छोड़ दिया, स्टेबिलाइजर्स को छोड़ दिया, इमल्सिफायर्स को छोड़ दिया। इन सारे डिजास्टरस, डेंजरस, हैजार्डस, कार्सिनोजन केमिकल्स को आप छोड़ देते हो, जो सारे शरीर में उत्पाद करता है, इंक्लूडिंग हार्ट, आर्टरीज। और जो बेचारा कोलेस्टेरॉल स्थिति को सुधारने के लिए, आपको पता है वो हार्ट में जो जमा होता है ना, वो कोलेस्टेरॉल वर्क्स लाइक अ पैचिंग ऑफ द डैमेज डन। कोलेस्टेरॉल ये रोग नहीं है, अपना शरीर कोलेस्टेरॉल जो अटक जाता है ना वहां, वो शरीर अपना, हमारा शरीर उपाय के रूप में देखता है, वो रेमेडी है शरीर की, टू पैच अप द डैमेज। तो इन सारे चोर कंपनी को छोड़ के आप कोलेस्टेरॉल के नाम से बॉम्ब मारते हो, कैसे होगा? आपका स्वास्थ्य हाथ में आएगा? हाँ, फिर भी मैं कहता हूं कि कोलेस्टेरॉल की मात्रा प्रमाण में रहे। चलो मान लेते कोलेस्टेरॉल की मात्रा फिर भी प्रमाण में रहे, वो करना है तो आपका फोकस कोलेस्टेरॉल से हटाओ। और आपके लिए जो वेजिटेरियन है, आपको तो हटाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो कोलेस्टेरॉल खाते ही नहीं है। तो आपका सारा ध्यान आपको चावल,
और रोटी, ये कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, शुगर, उस पर रखना चाहिए। ये सारा उल्टा है। आपने बैलगाड़ी देखी है कभी? बैलगाड़ी, हेलो, हाथ ऊपर करो। बैलगाड़ी देखिए, बैल आगे होता है कि गाड़ी आगे होती है? बैल। पक्का? अलग रजनी, पक्का बैल आगे होता है? जी सर। लेकिन आज हमारा ये हो गया है कि हमारी गाड़ी आगे है और बैल पीछे है। क्या करेंगे? कैसे तुम जर्नी कर पाओगे? असंभव है, वो नहीं हो सकेगा जर्नी। फिर सवाल उठता है कि बढ़ा हुआ होमोसिस्टीन कम कैसे करें? अब जब आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, वो बोलेगा टैबलेट देता हूं मैं, उस टैबलेट को खाने के बाद होमोसिस्टीन कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी सिस्टम ही ऐसी बनी हुई है कि पहले स्टेज में होमोसिस्टीन क्यों बढ़ा, वो कम कैसे करने की होड़ है, लेकिन बढ़ा कैसे वो समझो ना पहले। होमोसिस्टीन एक रासायनिक श्रृंखला में एक पदार्थ शरीर में बनता है। माधव जोशी के शरीर में भी होमोसिस्टीन बनता है, हर एक के शरीर में होमोसिस्टीन बनता है, लेकिन बी विटामिन की मदद से उस कॉस्टिक ट्रबलसम होमोसिस्टीन का रूपांतरण मिथियोनिन में होता है। होमोसिस्टीन का रूपांतरण मिथियोनिन में होता है। किसकी मदद से? बी विटामिन की मदद से। ध्यान से सुनो, जब उसका रूपांतरण मिथियोनिन में होता है तो वही होमोसिस्टीन मिथियोनिन के रूप में बिनाइन है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉस्टिक नहीं है, वो ट्रबल मेकर नहीं है, वो डैमेज मेकिंग नहीं करता है। तो होमोसिस्टीन कम करना है एक बार तो फिर से ये लाइन समझा देंगे? देखो, होमोसिस्टीन एक डैमेज क्रिएटिंग एलिमेंट शरीर में अपने तैयार होता है नेचुरली, हर एक के शरीर में। उसको अपनी बॉडी मिथियोनिन में कन्वर्ट करती है। उसको मिथियोनिन में कन्वर्ट करने के बाद उससे कोई उपद्रव नहीं होता है शरीर में। ये बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? उसका जो कन्वर्जन है ना, उसके लिए बी विटामिन की आवश्यकता है। अगर आपके शरीर में बी विटामिन की मात्रा कम होती है तो होमोसिस्टीन का कन्वर्जन पूरी तरह से मिथियोनिन में नहीं होता है। होमोसिस्टीन रूम में बच जाता है, बढ़ जाता है, फिर वो डैमेज क्रिएट करता है। तो अगर होमोसिस्टीन कम करना है तो बी विटामिन की मात्रा बढ़ाना है। अब बी विटामिन की मात्रा कैसे बढ़ेगी? बी विटामिन की मात्रा कैसे बढ़ी? एक तो टैबलेट लेके बढ़ेगी, तो मैं बोलूंगा चलो ले लो टैबलेट, बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली ले लो, एक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स की मात्रा खाने में बढ़नी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली बी विटामिन अवेलेबिलिटी होगी, फिर वो कन्वर्जन होगा, होमोसिस्टीन कम होगा, आपका डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। आपकी जो आर्टरीज है उसकी जो अंदर की परत है उसका डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा है इंसुलिन। इंसुलिन किससे बढ़ता है? अगेन शुगर से बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है, चावल से बढ़ता है, गेहूं से बढ़ता है। तो उसकी मात्रा कम करो, इंसुलिन की मात्रा कम होगी। मतलब ग्रीन लेफी वेजिटेबल खाओ, बी विटामिन का टैबलेट लो, अगर चाहो तो इंजेक्शन ले लो, कोई मुझे आपत्ति नहीं है। और चावल कम करो, गेहूं कम करो, भाकरी बोलते हैं ना, रोटी कम करो, शक्कर तो गुड़ भी मत खाओ। गुड़ ऑर्गेनिक है करके ज्यादा गदगद होने की जरूरत नहीं है, गुड़ में भी शुगर ही है, तो गुड़ भी उस हद तक शुगर इतना ही डेंजरस है। उसमें कॉस्टिक सोडा नहीं होगा, फॉस्फोरिक एसिड नहीं होगा, हो सकता है
लेकिन शुगर तो है ना उसमें, तो उससे वो इंसुलिन बढ़ेगा। तो इस तरह से आप कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या है उसको बड़ी आसानी से एड्रेस कर सकते हो, बड़ी आसानी से। सर फिर तो शुगर का सब्स्टिट्यूट है क्या? जैसे किसी भी चीज में थोड़ा बहुत शुगर भी चाहिए रहेगा, तो मतलब किसी को है जो बिना तो थोड़ा सा चाहता है तो क्या डाले? नहीं, थोड़ा सा क्यों, 7.4 में थोड़ा सा नहीं बोलने का, भरपूर बोलने का। तो स्टीविया नाम का एक शुगर सब्स्टिट्यूट मिलता है, स्टीविया, STEVIA, स्टीविया। ये एक प्राकृतिक बिनाइन, कोई उसमें टॉक्सिक या हैजार्डस रसायन नहीं होता है। वो मिल सकता है आपको, बाजार में मिलता है। अगर आपको 100% प्योर चाहिए तो आप मुझे बोलो, मैं नासिक से आपको कुरियर करूंगा। उसके ड्रॉप्स मिलते हैं। 1 मिनट, वो ड्रॉप्स डाल के आप रबड़ी बना सकते हो, वो ड्रॉप डाल के आप खीर बना सकते हो, वो ड्रॉप्स डाल के आप सूजी बना सकते हो। रवे की सूजी बनती है ना, स्वीट, उसके क्रिस्टल्स मिलते हैं, उससे आप लड्डू बना सकते हो। तो वो खाओगे तो पेट भर आप स्वीट खा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ आकांक्षा, क्या तुम्हारा सवाल था? नहीं सर, यही बोल रही थी कि मुझे तो कुरियर करवाना ही है सर। चीनी से गुड़ पे तो ले आए हैं बच्चों को भी। अरे आप अगर चाहो 1/4 किलो भगवान मुझे चाहिए तो भगवान भी मैं आपको कुरियर से भेज सकता हूँ। तुम स्टीविया की क्या बात करते हो, वो तो बहुत मामूली चीज है। वो मेरे पास भगवान भी है, उसको भेज दूंगा मैं, डोंट वरी। और सर कुछ लोग बोलते हैं जो क्या धागे वाली मिश्री आती है वो भी शुगर ही होता है, जो उसको बोलते हैं उसको खा लेना चाहिए थोड़ा बहुत, नहीं तो देखो, वो सही? नहीं, वो शुगर ही होता है। वो रसायन मुक्त केमिकल फ्री है या नहीं, उसके सोर्स से कंफर्म कर लेना। तो जब तक केमिकल फ्री है वो सही है, लेकिन फिर भी वो शुगर है, उससे इंसुलिन बढ़ेगा, उससे तुम्हारा फैट बढ़ेगा, वो तो सारी प्रॉब्लम उससे में भी है। और जो लेकिन शुगर फ्री आजकल मार्केट में मिलते हैं वो वो बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल। उसको सोचो भी मत, उसके बारे में सोचना भी पाप है। वो सोचने से भी बीमारी आ जाएगी, खाने से नहीं। सर जो खांड होती है वो? खांड अगर रसायन मुक्त है तो 7.4 से थम्स अप है उसको। मैं खुद मेरे घर में खांड खाता हूँ, जब हमको यूज करना होता है ना कोई स्वीट, तो खांड खाता हूँ। हाँ, लेकिन वो वो देसी सब खांड। जगह, देसी खांड सब जगह नहीं मिलती है। जरा आप ढूंढेगा तो मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम। लेकिन वो खांड कितनी भी देसी हो, कितनी भी प्राकृतिक हो, इंसुलिन बढ़ने वाला है, इतना ध्यान रखना। लेकिन स्टीविया जो है उसे इंसुलिन नहीं बढ़ता, लेकिन उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। तो जब आपको खाना है, रोज तो कोई स्वीट नहीं खाएगा, हफ्ते महीने में खाएगा, तो उस अपना जो कपड़े का बजट है वो स्टीविया पर डालो। हम जो बाहर घूमने जाते हैं फालतू का यहाँ वहां खर्चा करते हैं, स्टीविया पर डालो। बोलो, और इसके बारे में किसको कुछ सवाल है, या जो भी आपने जितना भी पार्ट वीडियो का देखा है उसके बारे में कुछ सवाल है? और सर जो चाय की बात थी, उसमें ऐसा कोई बोलो बोलो बोलो। सर जैसे विदाउट शुगर अगर कोई ले रहा है, या तो वो लेमन टी ले रहा है, मतलब जो ब्लैक टी है वो भी नहीं लेना चाहिए? ये सारी चीजें सिर्फ उसका एक ही डेस्टिनेशन है, वो यानी गटार। माधव जी, इनको एक डिटॉक्स टी जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो शेयर कर रही है। हाँ, लेकिन आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स। हमें कुछ ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा सा चाय, जिस चाय का जैसा स्वरूप है, कॉफी का जैसा स्वरूप है, वैसा कुछ ड्रिंक ठंडा या गर्म पिए, और वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है ऐसा लगना, उसमें कोई पाप नहीं है। तो उसको हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं। आप कश्मीर की तरफ जाओ तो उसको कावा बोलते हैं, आप साउथ की तरफ जाओ उसको कषाय बोलते हैं, आप महाराष्ट्र की तरफ जाओ
उसको उकाड़ा बोलते हैं। तो हमारे कल्चर में अलग अलग स्वरूप के, इफ नॉट टी, सिमिलर टू टी, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो उसमें अभी मैं कपिल के घर गया था जयपुर में, और वहां से हम गांव गए थे, तो साथ में हमने वो पाउडर ले रखी थी। तो उसमें हमने काली मिर्च डाली, लौंग डाली, सौंफ डाली, दालचीनी पाउडर, दालचीनी डाली, सबको हल्के से गोल्डन ब्राउन कोरे कड़े में सेका, और फिर उसको ग्राइंड किया, और चाय के पत्ती के जगह वो डाला, और उसमें देसी गुड़ डाला। और कपिल के पास एकदम डार्क ब्राउन कलर का देसी गुड़ है, वन ऑफ द बेस्ट देसी गुड़। मतलब कभी कभी मैं कपिल को मिलने जब जयपुर जाता हूँ ना, तो उसको ऐसा लगता होगा कि मैं उसको मिलने को आ रहा हूँ करके, लेकिन वो 100% सत्य नहीं है। मैं वो गुड़ खाने के लिए जयपुर जाता हूँ। तुम कपिल को मत बोलना ऐसा हो, लेकिन उसको नहीं मालूम है, उसको लगता है माधव जी मुझे मिलने को आ रहे हैं। सर ऑलरेडी क्लास में है। आई ला, अरे मेरे को मालूम ही नहीं, वो देख सुन रहा है। तो कपिल जी मुझे माफ करें, मैं वो गुड़ खाने के लिए जाता हूँ, और जाने के पहले मैं फोन भी करता हूँ, वो गुड़ भी दे, वो जरा निकाल के रहना, कहीं बोलना मत कि खत्म हो गया करके। तो वो गुड़ डालो उसमें, और आप वो पी लो, आप 7वें आसमान पर जाओगे। इट इज सर सो एक बार टेस्टी। चाय वाली रेसिपी बता दीजिए। वो कपिल जी टेक्स्ट में डालेंगे बाद में, डिस्कशन का समय उसमें नहीं दे देंगे हम। वो जो अपना जो टेक्स्ट होता है ना, आपके मैसेज में आएगा, वो डोंट वरी। सर उससे चाय का एडिक्शन छूट जाएगा, मतलब हट जाएगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जाएगा। आपको बता दूं मैं, एक जमाना ऐसा था, आज मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, ज्ञानबाजी करता हूँ, फलाना ढमका। एक जमाना था जब मैं रोज एवरी डे 40 कप चाय पीता था, 40। मुझे मालूम है कि एडिक्शन क्या है, उससे बाहर निकलना कितना मुश्किल है, और कैसे व्यक्ति फंस जाता है, लेकिन संभव है बाहर आना, उसमें कोई दो राय नहीं। तो नॉर्मली अगर आप मेरे वीडियोस देखो ना यूट्यूब पर, तो मेरा एक मैं गाना बजाता हूँ, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। क्योंकि आप जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो ना, ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स आई हैव फेस्ड इन माय लाइफ फॉर लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स। ऐसे नहीं कि मैं किसी उत्तरकाशी में गुफा में गया था, 2 साल ध्यान किया और मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ और ये सारा ज्ञान मुझे मिला, ऐसे नहीं हुआ है। बहुत झेल के मैंने ये सब काम कर रहा हूं, बहुत झेला है। तो बिल्कुल उखाड़ा ऑप्शन है, और बहुत सारे ऑप्शन है। ये तो मैंने एक रेसिपी बनाई, आप अपने हिसाब से टेलर मेड रेसिपी बनाओ ना। ये जरूरी नहीं है कि ये जो बोला यही अंतिम रेसिपी है, यू हैव मेनी ऑप्शंस। और सर जो ग्रीन टी वगैरह ये सब आते हैं वो आप भूल जाओ ना सब उसको, इतनी क्या लालच है वो ग्रीन टी में। आप एक बार वो चखोगे ना, उसको भूल जाओगे ग्रीन टी को। देखो ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स है, मुझे खबर है, ग्रीन टी के फायदे हैं मुझे खबर है, लेकिन उन एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ उसमें टैनिन और टैनिक एसिड भी है, ये भी मुझे खबर है। तो मैं तुमको ऐसा विकल्प दे रहा हूं कि जिसमें टैनिन और टैनिक एसिड है ही नहीं। 100% आपको मैं 7.4 कॉम्पैटिबल, हेल्थ कॉम्पैटिबल विकल्प दे रहा हूं। यस। हेलो, अरे किसने कुछ सुना है वीडियो में? सर ऐसा आपने मत। हाँ बोलो बोलो जैन बोलो। सर आपने वीडियो के लास्ट में एक शब्द लिया था एंडोथेलियम। एंडोथेलियम, हाँ जी सर, तो आपने उसमें बताया था कि वो कोलेस्ट्रॉल के उससे जब कोलेस्ट्रॉल हाई होता है और एंडोथेलियम मतलब खराब होता है, अगर हाँ स्मूथ हाँ रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं, अगर वो खराब रहता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है। बरोबर है।
और जब जाके वो ब्लॉक करता है। बरोबर है। तो वो जो एंडोथेलियम मैंने आर्टरी के अंदर की जो परत होती है ना, जिससे ब्लड कनेक्टेड रहता है ना, वो अंदर फ्लो होता है, तो ब्लड के कांटेक्ट में जो एक परत आती है ना, उसको डैमेज हुआ तो फिर कोलेस्टेरॉल वहां चिपकता है। कोलेस्टेरॉल डैमेज नहीं करता, डैमेज सरफेस को कोलेस्टेरॉल चिपकता है। फिर डैमेज कौन करता है? जो बोला होमोसिस्टिन करता है, इंसुलिन करता है, फ्री रेडिकल करता है, कॉस्टिक सोडा करता है। समझे ना बात? जी सर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन जो बात समझ में नहीं आई है या सर उसका... आपने एक हाँ बोलो बोलो बोलो। फॉर्मूला बताया था वो पतला होने का, तो PBIGF और PAGFG। हाँ बोलो बोलो, उसको एक्सपांड करो जरा, क्या है फॉर्मूला वो, मैं भी भूल गया हूँ। पैनक्रियास बीटा इंसुलिन ग्लूकोज फैट, और दूसरा जो था पैनक्रियास अल्फा ग्लूकोनियन फैट और ग्लूकोज। ये एक रासायनिक श्रृंखला है। ये जो शॉर्ट फॉर्म जो है ना, वो रासायनिक श्रृंखला में जो इंपॉर्टेंट घटक है उनके फर्स्ट वर्ड्स है, ये पहले पहले वर्ड है, जिसको एक्रोनिम कहते हैं ना हम, एक्रोनिम। अब आप आयुष बोले तो आयुष ऑल्सो इज एक्रोनिम ऑफ मेनी वर्ड्स ना, एक एक वर्ड हम लेते हैं उसका एक शब्द बन जाता है, वैसे शब्द बनाए हैं। तो होता क्या है ना, क्या हम कोलेस्टेरॉल को पीछे छोड़ के ओबेसिटी पर बात करेंगे अभी? जी सर। चलेगा? ओके। इस संसार में परमात्मा है या नहीं है, इस पर जितनी चर्चा हुई है ना, उससे ज्यादा चर्चा ओबेसिटी पर हुई है, ऐसा मेरा मानना है। भयंकर डिबेटेड सब्जेक्ट, भयंकर डिबेटेड सब्जेक्ट है, और हमको बहुत भटकाया भी जाता है। बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसे मानते हैं कि ओबेसिटी, जिसको सिंड्रोम एक्स बोलते हैं, यानी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, और ये सारे जो 4 बीमारियां बोलते हैं ना, वो सारे ओबेसिटी से जन्ने की संभावना बहुत है। वैसे पतले व्यक्ति में भी होता है, लेकिन ओबेसिटी से जन्ने की संभावना ज्यादा है। सिंड्रोम एक्स बोलते हैं उसको। उस पर मैंने एक छोटी सी किताब भी लिखी है, लेकिन अभी वो मराठी में है। जब हम चर्चा करेंगे उसमें कुछ मुद्दे आपसे शेयर करूंगा, नहीं तो फिर जब हिंदी में कन्वर्ट होगी वो आपको मैं दे दूंगा। तो ओबेसिटी जो हमारे एक एपिडेमिक के रूप में सामने आई है, उसका जो स्ट्रक्चरिंग है, होता कैसे है? तो 2 ग्रुप्स है उसमें। एक, कम खाओ और ज्यादा एक्सरसाइज करो, ये उनका रास्ता है बचने का, ओबेसिटी से बचने का। और दूसरा रास्ता है, राम हमारा जप करे हम बैठे आराम। किसने कहा है? किस बंदे ने कहा है राम हमारा जप करे? हाँ, दास मलूक। तो हमारा जो ओबेसिटी को एड्रेस करने का 7.4 का जो फॉर्मूला है, वो इससे मेल खाता है। क्योंकि एक जमाना था मेरा वजन 86 kg था, आज मेरा वजन 77 के आसपास है। थोड़ा कम भी हुआ था, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स और गलतियों की वजह से वो फिर से बढ़ा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो जाऊंगा आर पार, तो फिर से गलती भी नहीं करूंगा और एक्सपेरिमेंट भी नहीं करूंगा, क्योंकि
इस फॉर्मेट से अगर आप जाओगे तो कैसे वजन कम होता है, उस फॉर्मेट पे जाओगे तो कैसे वजन कम होता है, ये समझने के लिए मैंने बार बार प्रयोग किए, लेकिन अब मैं थक गया हूं और अभी नया प्रयोग करने की कोई मुझ में इच्छा भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। तो अभी आज के बाद जो मैं जाऊंगा तो आई विल स्टे देयर। तो बात ये है कि मैं दौड़ा, कूदा, पर्वत क्लाइंबिंग किए। मैं IDBI में 11वें माले पर काम करता था, 11th फ्लोर। सालों साल 11 मंजिलें मैं चढ़ के जाता था। और आज देखो कहीं 2 मंजिल अगर ऊपर जाना है, मतलब तीसरे मंजिल से 5वें मंजिल पर जाना है ना, तो 10-10 मिनट लोग लिफ्ट के लिए रुकेंगे, लेकिन चढ़ के नहीं जाएंगे। अंग्रेजी में कहते हैं नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड। कुछ भी करना मैंने बाकी नहीं छोड़ा, कुछ भी करना बाकी नहीं छोड़ा, लेकिन वजन कम नहीं होता था मेरा। बाद में धीरे धीरे प्रयोग करने के बाद मालूम पड़ा कि करना क्या है। तो बेसिकली उसको कम खाना और ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड करना, ये फॉर्मूला मेरी दृष्टि में बुनियादी रूप में गलत है। ये वाक्य लिख लो 7.4 के पेनॉस पर। कम खाना और ज्यादा एक्सपेंड करना, ये फॉर्मूला बुनियादी रूप में गलत है। इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, माल न्यूट्रिशन भी होता है, हमारे शरीर का अंदर का सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। बाद में वजन कम होने के बाद फिर से बढ़ना बिल्कुल संभव होता है। तो फिर हम क्या करें? हमारे शरीर में फैट जो तैयार होती है वो किससे होती है? ग्लूकोज से, शुगर से, बराबर है। ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन, ये जो हार्मोन है ना इंसुलिन, उसकी मदद होती है। तो इंसुलिन अगर शरीर में ज्यादा रहेगा तो वजन बढ़ने की संभावना 100% है। और इंसुलिन के काम के एग्जैक्टली अपोजिट काम करने वाला ग्लूकागॉन नाम का जो हार्मोन है वो शरीर में रहेगा, तो वो फैट खा जाता है। तो तुमको शरीर में फैट बढ़ाना है तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ाओ। क्योंकि मेरे पास पतले दुबले लोग भी आते हैं कि सर फैट इतनी कम है कि हमको फैट बढ़ाना है। उनको देखता हूं ना तो मैं बहुत जेलस होता हूं कि काश मैं ऐसा होता। लेकिन मेरे शरीर में इतनी फैट है कि वह मैं सोच भी नहीं सकता और फैट बढ़ाने की। और फैट कम करना है तो हमको ग्लूकागॉन चाहिए। तो तुम्हारा मित्र कौन है? फैट, ग्लूकागॉन। वो फैट कम करता है, मतलब फैट यूज करके उसकी ऊर्जा में कन्वर्जन करता है। तो हमारा मित्र ग्लूकागॉन है। और हमारा शत्रु कौन है? शत्रु कौन है हमारा? इंसुलिन। हमारा शत्रु। तो एक बार लिख लो तुम्हारे चोपड़े नोट में, नोटबुक में, कि जिसको वजन कम करना है इंसुलिन उसका शत्रु है, ग्लूकागॉन उसका मित्र है। अब आर्य चाणक्य ने ऐसा कहा है। क्या कहा है आर्य चाणक्य ने? अपने शत्रु का जो मित्र है वो अपना कौन होता है? अपने शत्रु का जो मित्र होता है वो हमारा कौन होता है? मित्र होता है कि शत्रु होता है? हेलो, जय गुरुदेव। हाँ सर। हमारे शत्रु का जो मित्र होता है वो हमारा कौन होता है? शत्रु होता है। और हमारे जो मित्र का जो मित्र होता है वो कौन होता है? वो हमारा मित्र होता है। हमारा शत्रु कौन है? इंसुलिन। और एक बात है, मैं जो उसको शत्रु और मित्र कहता हूं उसको लिटरल सेंस में मत लेना, ये मेटाफोरिक है, क्योंकि इंसुलिन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इंसुलिन की हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन आज हम ओबेस, जिसका वजन बढ़ा हुआ है,
उस व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। वैसे मत सुनो कि ये इंसुलिन शत्रु है करके, लेकिन जिसको वजन कम करना है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बोल रहे हैं। तो इंसुलिन किसकी वजह से बढ़ता है? कार्ब्स। तो अगर इंसुलिन शत्रु है तो कार्ब्स हमारे शत्रु हो गए, और इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकागॉन बढ़ेगा। तो कार्ब कम खाओगे तो ग्लूकागॉन बढ़ जाता है। तो ग्लूकागॉन बढ़ाना है तो कार्ब कम खाओ। अगर कार्ब कम खाओगे, एक बुक है, उस बुक का नाम लिख लो, बहुत सुंदर बुक है, जैन बुक का नाम लिख लो, ईट फैट गेट थिन। उस बुक का नाम है ईट फैट गेट थिन, और उसका लेखक है बैरी ग्रूव्स। बैरी ग्रूव्स, BARRYGROVES, बैरी ग्रूव्स। और दूसरा एक बुक है ओबेसिटी कोड। दूसरा एक बुक है ओबेसिटी कोड, उसका लेखक है जेसन फंग। सर राइटर का नाम एक बार वापस बोलेंगे? जेसन फंग। आप अगर अमेज़न पर जाओ तो दोनों बुक मिलेंगे। बहुत ही सुंदर बुक्स है, और सारा ओबेसिटी का जो झमेला है ना, वो उन्होंने इतने सरल तरीके से खोला है कि वो पढ़ने के बाद आपके मन में कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए। तो वो आप पढ़ लो। अभी उस संक्षेप में मेरा मुद्दा मैं आपसे कहता हूँ कि आप बढ़ाने के लिए क्या खाना होगा? किसको? ग्लूकोगॉन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? ग्लूकोगॉन बढ़ाने के लिए कुछ खाना नहीं होता है, इंसुलिन कम करना होता है। इंसुलिन कम करोगे तो ग्लूकागॉन बढ़ेगा। हाँ, ये देखो ओबेसिटी कोड, हाँ बरोबर है, ये ओबेसिटी कोड बुक है जेसन फंग। और कपिल दूसरा भी देख लो, कौन सा बोला मैं? ईट फैट गेट थिन। ये बैरी ग्रूव्स है मेरे ख्याल में उसका लेखक। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये है या कोई दूसरा है? नहीं, अलग अलग क्यों दिख रहे इतने बुक उसके? बहुत सारे लोगों ने शायद ये किताब सेम नाम की लिखी है, लेकिन तुम एक नाम सुनो, बैरी ग्रूव्स, BARRY। तुम बैरी ग्रूव्स टाइप करो जरा, बैरी पता चले। बैरी ग्रूव्स, BARRYGROVES, बैरी ग्रूव्स। बैरी, हाँ बैरी ग्रूव्स, GROVES। हाँ, ये बैरी ग्रूव्स की किताब मैंने पढ़ी है, बाकी लोग। हाँ, और तीसरी किताब है ये ट्रिक एंड ट्रीट। ये नीचे लिखा है ना, ट्रिक एंड ट्रीट, लेफ्ट में। हाँ, ट्रिक एंड ट्रीट। ये तीनों किताब, अगर आपको इस काम में आगे जाना है, मतलब कंसल्टेशन मान लो, गाइडेंस मान लो, आप तो योगा प्रैक्टिशनर है ही ऑलरेडी, तो ये 3 किताब आपके पास होनी चाहिए। ट्रिक एंड ट्रीट, जेसन फंग का ओबेसिटी कोड, और ईट फैट गेट थिन, बैरी ग्रूव्स का। ओके, तो तात्पर्य यह है उसका कि हमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ऐसा संतुलन करना है कि आपका इंसुलिन कम रहेगा, जितना आवश्यक है उतना रहेगा। फास्टिंग इंसुलिन 5 होना चाहिए, 5 से कम हो तो और अच्छा, 3 से 5। क्या हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे? वुड यू लाइक टू डू सब प्रैक्टिकल? क्योंकि देखो ना, ये थियरी वगैरह छोड़ दो,
थियरी ठीक है, आवाज कट रही है सर आपकी। थियरी अपनी जगह सही है। इंटरनेट का इशू सर है। आवाज कट रही है आपकी। नहीं, आपका इंटरनेट का इशू है, बाकी लोगों को आवाज आ रहा है प्रॉपर। देखो, थियरी अपनी जगह है, थियरी अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे, एक काम करो, आज रात को अभी कितना बजा है, 8 बजे है, कुछ आप सर 9 आपकी बजे, आवाज और वीडियो दोनों नहीं आ रही। अरे बाबा रजनी, आपका उधर इंटरनेट का इशू है, बाकी लोगों को आवाज प्रॉपरली आ रही है। हाँ, तो एक काम करो, कल सुबह फास्टिंग इंसुलिन की टेस्ट कराओ। फास्टिंग इंसुलिन, इट विल कॉस्ट मे बी अराउंड 400 to 500 रुपीज, भी पता नहीं आपके यहाँ क्या उसका रेंज है, बट इट इज वर्थ डूइंग। और उस पर वो फास्टिंग इंसुलिन जो आपको होगा ना, आप चारों लोग करो, और जो भी इसमें है अपने सिस्टम में, जो भी लोग 8-9 जो भी लोग हैं, सबको करने को बोलो फास्टिंग इंसुलिन। और कल या परसों जब हम फिर से मिलेंगे, क्योंकि 8 बजने को आया और मुझे आगे भी एक शिविर लेना है 8:15 साढ़े 8 बजे, तो अभी ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता, उस आंकड़े को पकड़ के हम चर्चा करेंगे कि उसका अर्थ क्या है। अगर ऐसा है तो उसके खाने में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। देखो, थियोरेटिकली ऐसे घंटों भी हम बात करेंगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन हमारा काम अच्छा लगना नहीं है, हमें कहीं पहुंचना है, हमें बात के तह तक जाना है, समझना है, और फिर हमारी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो अगर आप ये रिपोर्ट कर ले, तो आपके ही 4-5 लोगों के जो अलग अलग रिपोर्ट आएंगे, उसका अर्थ क्या होता है। फिर मैं आपको पूछूंगा कि अगर आपका इंसुलिन इतना है, तो आपके खाने पीने में क्या पद्धत है आपकी, तो पता चलेगा कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो किसका 8 हो सकता है, किसका 10 होगा, किसका 15 होगा। मैं, यू विल नॉट बिलीव, जब मैं शिविर लेता था ना, तो ये टेस्ट शिविर के पहले मैं कंपलसरी करता था शिविर में आने वाले लोगों के लिए। और फिर आपको विश्वास नहीं होगा, एक गुजरात में मोड़ासा करके गांव है, मोड़ासा, उस मोड़ासा गांव में मेरा शिविर चल रहा था, और शिविर के दौरान 7 दिन के शिविर के दौरान मैंने सारे टेस्ट करवाए लोगों की, सारे लोगों के सारे टेस्ट करवाए, मतलब जो 12-15 टेस्ट करवाता हूं, और उसमें फास्टिंग इंसुलिन का जो टेस्ट हुआ, उसके जो रिजल्ट्स थे, वो इतने फ्राइटनिंग थे, इतने भयंकर थे, कि शिविर में 40 लोग थे। हेलो, शिविर में कितने लोग थे? 40 लोग थे। 40 में से 37 लोग डायबिटीज के ब्रिंक पर थे। 40 में से 37 लोग डायबिटीज होने की जो संभावना है ना, उसके एकदम एंड पर आके बैठे थे, कि अगले 5 साल में इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को डायबिटीज होगा, बस मात्र एक टेस्ट करने की वजह से। सो दे सेड, सर वी आर सो थैंकफुल कि ये बात हमको जिंदगी में किसने बताई नहीं है। लोग शुगर चेक करते हैं, शुगर चेक मत करो, कोई जरूरत नहीं है शुगर चेक करने की, इंसुलिन पहले चेक करो, शुगर बाद में चेक करो। तो सब लोग 40 के 40 लोग ऊपर से नीचे से हिल गए थे, पसीना पसीना हो गए थे। फिर हरेक के साथ बैठ के उसको मैं हरेक का फूड बना के, जब कोर्स खत्म हुआ तब तक सारे लोगों का सारा फूड मैंने वो जो भी करना था वो करा दिया। तो थियोरेटिकली मैं बहुत सारे आपको प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, इंटरनेट से वीडियो डाउनलोड करके ये सुनो ये पढ़ो कर सकता हूँ, लेकिन आपके खुद के इंसुलिन की क्या हाल है वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा। और जैसे कि मैंने कहा, जब यहाँ मैं कुछ बोलता हूँ तो कपिल वहां फटफट फटफट और नेट पर जाके निकाल भी लेता है। तो उस दायरे में आप मुझसे कहीं आगे हो, तो मुझे आपको कोई ऐसा क्लू देने की जरूरत नहीं, यू हैव ऑल दैट नॉलेज एंड स्किल। सवाल ये है कि आप अंदर झांकने को तैयार हो क्या, ये पॉइंट है। पहले दिन जो हमारा एक इंट्रोडक्शन सेशन रहा, उस लड़की का नाम तो याद नहीं मुझे, एक चश्मा
पहनी हुई लड़की थी, उसने मुझे पूछा था, हाँ पता नहीं उसका नाम क्या था, उसने पूछा कि लोग जब हमारे पास आएंगे तो कैसा करने का, उनको कैसे कन्विंस करने का। अरे मैं बोलता हूँ लोगों को कन्विंस करने को मारो गोली, तुमको किसने कहा है लोगों को कन्विंस करने को? तुम लोगों के झंझट में मत पड़ो। मैं 15 साल से लोगों के झंझट में पड़ा हूं। आप लोगों की चिंता मत करो, उसको ऊपर वाला है ना, देखेगा वो। तुम क्यों सर पर लेते हो? तुम अपनी चिंता करो, अपना इंसुलिन देखो, अपना जीएफआर देखो, आपकी किडनी की क्या स्थिति है देखो। इस उम्र में अर्चना, आकांक्षा, आपकी उम्र क्या है आकांक्षा? 38 ईयर्स। 38 ईयर्स। 38 ईयर्स में आपका जीएफआर लिख लो, जीएफआर लिख लो, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। ये सर अगर एक बार रिपीट करेंगे सर? उसको जीएफआर ऐसे बोलते हैं, जीएफआर। ये अगर आप टेस्ट करोगे और ये टेस्ट में आपका जीएफआर अगर 110 या 105 के नीचे है तो मेन स्ट्रीम डॉक्टर बोलेगा ये ठीक है, माधव जोशी बोलेगा ये डेंजर जोन में है। क्योंकि मेरा सारा काम रोग होने के पहले 10 साल करता हूं मैं, और डॉक्टर का सारा काम रोग होने के बाद होता है। ये दोनों में बेसिक अंतर है। आपका होमोसिस्टिन चेक करो, आपका सी रिएक्टिव चेक करो, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। वो तो जब हम एक्सेल शीट बनाया हुआ है वो सब आगे होने वाला है। लेकिन अगर आप एकाध रिपोर्ट नमूने के रूप में करते हो ना, तो हमको कोर्स में भी उस पर चर्चा करके, क्योंकि कल फिर मैं मतलब परसों मैं डायबिटीज पर बोलने वाला हूँ, क्योंकि ओबेसिटी और डायबिटीज आर लाइक अ ट्विंस, दोनों को साथ साथ ही बोला जा सकता है। तो अगर परसों के दिन आपका इंसुलिन फैक्टर मुझे मालूम पड़ेगा, तो जिस इंसुलिन की वजह से डायबिटीज होने की संभावना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल। सर जो घर में डायबिटीज वो मशीन होती है जिससे वो उंगली में करके वो लेते उससे हैं, इंसुलिन नहीं होता है, उसमें शुगर होता है। शुगर होता है, ठीक है सर। मैं एक उदाहरण बताता हूँ इंसुलिन का, एंड परहैप्स देन वी विल कंक्लूड। एक शिविर में ले रहा था और एक महिला मेरे पास आई और उसने कहा 2014 में मेरी शुगर 95 थी, 2015 में मेरी शुगर 95 थी, 2016 में मेरी शुगर 95 थी। तो कैसे लगा सुन के? आपको गदगद लगा ना? नॉर्मल है शुगर। लेकिन अगर उसने इंसुलिन चेक किया होता तो फिर 2014 में इंसुलिन 12 था, 2015 में इंसुलिन 20 हो गया, 2016 में इंसुलिन 25 हो गया। मतलब शुगर को मेंटेन करने के लिए शरीर ज्यादा इंसुलिन बढ़ाने लगा है। आप शुगर को देखते रहे और आप चूक गए। करते करते पैंक्रियास थक गया और एक बार इंसुलिन तैयार करने की क्षमता समाप्त तो नहीं होती है लेकिन कम होती है, फिर वो डायबिटिक हो जाता है व्यक्ति। शुगर को देखते रहोगे ना तो बिल्कुल एक दिन डायबिटिक हो जाओगे। अगर कुछ देखना ही है तो हर साल इंसुलिन देखो, फास्टिंग इंसुलिन। शुगर की जरूरत नहीं देखने को, वो तो ठीक है, कभी कभार देखो तो अच्छी बात। सर ये HbA1c होता है ना? हाँ, HbA1c भी होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जब हम सारे रिपोर्ट देखेंगे तो हम देखेंगे। लेकिन अभी हम इंसुलिन की बात करते हैं। सो टू कंक्लूड, किसी को कुछ पूछना है आज तक जो वीडियो देखे हैं तब और कल का जो वीडियो देखा है या अभी जो हमने चर्चा की? तो सर इसकी बुकिंग के लिए फास्टिंग इंसुलिन कराना है ऐसे बोल के कराएं? हाँ, फास्टिंग इंसुलिन बुकिंग मतलब आप डायरेक्टली पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जाओ, 9 बजे खाना खाओ मान लो, तो सुबह 9 बजे डायरेक्टली पैथोलॉजी लेबोरेटरी जाओ, उसको बोलो इंसुलिन कराओ। ओके। तुमको पता है वो क्या बोलेगा? जब मैं से किसी को बोलता हूँ ना, वो पैथोलॉजी वाला बोलता है तुम क्यों कर रहे हो इंसुलिन, इसका क्या फायदा है? अरे ग्लूकोज करो, इंसुलिन की जरूरत नहीं है।
वो आपको परसुएड करेगा, इंसुलिन करने की जरूरत नहीं। वो पूछेगा किसने बोला है तुमको, डॉक्टर ने बोला है क्या? तो तुम बोलोगे नहीं नहीं, एक बैंक कर्मचारी है माधव जोशी नाम का, उसने मुझे बोला है। तो बोले वो बैंक कर्मचारी के पीछे मत जाओ, डॉक्टर को पूछो, लेकिन उसको ध्यान मत देना। उसको बोलो तुम पैसा ले लो, मेरा इंसुलिन चेक करो, ज्यादा मुझे ज्ञान मत सिखाओ। ठीक है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन कुछ है? तो कार्ब जो आपने कहा कि इंसुलिन और कार्ब कम करना है, तो कार्ब का सप्लीमेंट क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, प्रोटीन होगा थोड़ा, थोड़े समय में, थोड़े समय के लिए। चावल और रोटी के बिना तो पेट भरने से वो मेन है खाने में, और चावल और रोटी दोनों में कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके सप्लीमेंट में क्या खाए कि जैसे कि पेट भी भरा हो और उसको कार्ब भी ना ज्यादा इंक्लूड करना पड़े? ठीक है, अभी तो 8:05 हुए हैं, तो ये सवाल मैं मेरे पास रख लेता हूँ, और परसों जब हम मिलेंगे तो जब हम डायबिटीज पर चर्चा करेंगे उस समय इस बात का भी मैं जवाब दे दूंगा। और तब तक सारे वीडियोस देख लेना कि कोई चूक आया, रह गया है, और फिर से एक बार देखो। एक बार सुनने से शायद बात पकड़ में नहीं आती है, तो 2 दिन है बीच में, अभी कल का पूरा दिन है, परसों का पूरा दिन है, तो देख लो, और फिर हम परसों फिर से मिलते हैं। ठीक है? कपिल जी, कपिल गायब हो गया क्या? सर है पर जस्ट एक मिनट हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ बोलो रजनी, बोलो। सर थे उसमें पर म्यूटेड थे। क्या क्या? हाँ नहीं, बोलो बोलो। हाँ कपिल सर है पर वो म्यूट किया हुआ। अच्छा, म्यूट में है। और तुमने जो 2-3 दिन वीडियो नहीं सुने हैं ना, तो एक काम करना, घर में जब काम करते रहते हो ना, तो वीडियो ऑन करके रखो। कुछ कान पर पड़ेगा, कुछ चलेगा, वो थोड़ा थोड़ा सुनो। जितना एकदम बैठ के सामने बड़ी निष्ठा से, भक्ति से, श्रद्धा से सुनना जरूरत नहीं है। काम करते करते सुनो तो भी चलेगा, बात को समझो सिर्फ। ठीक है सर। ठीक है कपिल जी, सायोनारा। यस, ठीक है, परसों मिलते हैं। परसों मिलते हैं। ठीक है। थैंक यू सर।